गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जब भी आप देख रहे हैं क्लासेस को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे और पढ़ने का कोशिश करते हैं। एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग प्रैक्टिस वाला जो चैप्टर है वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसी चैप्टर में अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक हो गया था उसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे एक बार हम शॉर्ट में बता देते हैं कि क्या क्या हम टॉपिक पिछले क्लास में पढ़े थे। एक्सप्लोसिव वाले चैप्टर को हम स्टार्ट किए थे। चैप्टर नंबर 8 था, ये वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 8 था। इसको हम स्टार्ट किए थे एक्सप्लोसिव चैप्टर का। और एक्सप्लोसिव चैप्टर में सबसे पहले हम बताए थे मटेरियल यानी कंस्टिट्यूएंट क्या क्या इसमें डाला जाता है। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एक्सप्लोसिव को डिटेल में पढ़े थे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोसिव। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोसिव को भी हम लोग बहुत ही डिटेल में बारीकी से पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव। टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव में लो एक्सप्लोसिव और हाई एक्सप्लोसिव के बारे में हल्का आइडिया लिए थे हम लोग। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और एक एक करके कंस्टिट्यूएंट के बारे में शायद पढ़े थे। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ छूट तो नहीं रहा। जी बिल्कुल, ठीक, हाँ। इसके बाद हम लोग कंस्टिट्यूएंट के बारे में पढ़े थे, जैसे गन पाउडर के बारे में पढ़े थे। गन पाउडर क्या होता है, तो ये कंस्टिट्यूएंट होता है। इसी तरह से नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में पढ़े थे। नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में पढ़े। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, अमोनियम नाइट्रेट के बारे में पढ़े। देन आफ्टर कोलोडियल कॉटन के बारे में पढ़े। कोलोडियन कॉटन, इसके बारे में बताया कि एक नेचुरल बारूद होता है, नाइट्रिक एसिड और सेलुलोज का रिएक्शन करने से बनता है। देर आफ्टर टीएनटी के बारे में पढ़े थे, ट्राई नाइट्रोटेलुइन क्या होता है। फिर बूस्टर के बारे में आपको एलिमेंट्री आइडिया दिए थे कि बूस्टर क्या होता है। तो ये सब हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बारूद के बारे में पढ़ेंगे। ये सब क्या था ना, गन पाउडर क्या बारूद है? जी बारूद है, लेकिन इसको हम लोग अगर माइंस में उपयोग करना चाहते हैं तो सीधा ऐसा नहीं कि गन पाउडर बोरा में भरेंगे लाके उछल देंगे ना, ऐसा नहीं कर सकते। गन पाउडर के साथ हमको कुछ कुछ चीज़ और डालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब हम उसको एक परफेक्ट एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज या एक्सप्लोसिव का इमल्सन स्लरी बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से नाइट्रोग्लिसरीन क्या एक बारूद है? नाइट्रोग्लिसरीन ला के उछल देंगे, होल में डाल देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। नाइट्रोग्लिसरीन के साथ हमको कुछ कुछ मिलाना पड़ेगा ताकि हम माइनिंग में उसका इस्तेमाल कर सकें। अगर नाइट्रोग्लिसरीन को हम डायरेक्ट उछल देंगे तो फिर पूरा माइन से एक बार में ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए हमको साथ में कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। अमोनियम नाइट्रेट क्या है? कंस्टिट्यूएंट कह सकते हैं आप कि ये भी बारूद ही है, लेकिन इसके साथ कुछ कुछ चीज़ हमको ऐड करना पड़ता है, तब जाके इसको हम माइनिंग इंडस्ट्री में उपयोग कर सकते हैं। क्लॉडियन कॉटन का इस्तेमाल हम लोग माइनिंग में नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक हाई एक्सप्लोसिव होता है, लेकिन कुछ जगह पे इसका हम इस्तेमाल करते हैं। टीएनटी की बात करें अगर, ट्राई नाइट्रोटोल्विन, तो ये भी एक कंस्टिट्यूएंट है। और बूस्टर के बारे में आपको बताया था कि 7000 मीटर पर सेकंड प्राइमर और प्राइमेक्स का होता है। ओसीजी का बात करें, ओपन कास्ट जिलेटिन का, तो 6000 मीटर पर सेकंड होता है। और बाकी बूस्टर के बारे में हल्का आइडिया आपको हम दिए थे प्रीवियस क्लास में। तो ये सब कुछ टॉपिक हम लोग कवर कर चुके थे। अब हम लोग आते हैं एक एक करके बारूद में। जो बारूद जो माइंस में इस्तेमाल होता है, तो उसमें से एक नाम है ANFO। इसका फुल फॉर्म से सबको वाकिफ होंगे आई होप, अगर नहीं है तो चलिए हो जाते हैं। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। तो देखिए अमोनियम नाइट्रेट के बारे में हम बताए थे कि अमोनियम नाइट्रेट आखिर होता क्या है। इसके बारे में हम आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे कि ये एक हाइग्रोस्कोपिक साल्ट होता है। हाइग्रोस्कोपिक साल्ट क्या होता है? जो पानी को सोख लेता है। इसीलिए अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल भी जो बारूद बनेगा वो भी पानी को सोख लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी वाली जगह इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल में होता क्या है? अमोनियम नाइट्रेट तो वही रहता है, इसमें खाली हम डीजल ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? डीजल ऐड कर देते हैं। सवाल यह है कि क्या डीजल के जगह हम पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप डीजल के जगह पे पेट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अमोनियम नाइट्रेट के साथ पेट्रोल का इस्तेमाल करेंगे तो उसको डेटोनेट होने में समय कम लगेगा। एक तरफ आप पेट्रोल रखिए, एक तरफ डीजल रखिए, माचिस मार के दोनों में फेंक दीजिए एक साथ, तो पता चलेगा पेट्रोल वाला बहुत जल्दी आग पकड़ लिया और डीजल वाला को थोड़ा सा समय लगा। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मैटर उसमें होता है और डीजल में थोड़ा सा एज कम्पेयर टू पेट्रोल कम होता है। इसीलिए हम लोग डीजल के जगह पेट्रोल की जगह डीजल मिलाते हैं अमोनियम नाइट्रेट में। ठीक है, तो डीजल अगर हम मिला देंगे अमोनियम नाइट्रेट में तो ये मेरा
क्या बन जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। तो यहाँ पे फ्यूल ऑयल क्या होगा, डीजल होगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ANFO में फ्यूल ऑयल के तौर पे किसका इस्तेमाल करते हैं। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 डिक्लेयर करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल में फ्यूल ऑयल के तौर पे इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन है आपके पास, पहला है पेट्रोल, दूसरा है डीजल, तीसरा है किरोसिन और चौथा है ऑयल सेल। चलिए ऑयल सेल पाउडर लिख देते हैं। चलिए बताइएगा इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा इसका आंसर डीजल होगा, है ना। तो ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर निकाला जाए तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट और बेसिक क्लियर है तो कहीं से भी क्वेश्चन कुछ पूछेगा, आपको मजा ही आएगा। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के बारे में मैं बता रहा था। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल में एक मोस्ट इफेक्टिव एंड ऑक्सीजन बैलेंस्ड मिक्सचर बनता है अगर हम 5 से 6% तक डीजल डालें। यानी कि एक तरफ हम रखेंगे अमोनियम नाइट्रेट, एक तरफ रखेंगे फ्यूल ऑयल। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 94 टू 95% अमोनियम नाइट्रेट डालते हैं और यहाँ पे 5 टू 6% फ्यूल ऑयल डालते हैं, यानी कि अगर हम डीजल बनाते हैं तो इस कंडीशन में ये मोस्ट वायलेंट एक्सप्लोसिव बनाएगा। क्या बनाएगा, मोस्ट वायलेंट एक्सप्लोसिव। ये जो बारूद होगा ये होगा सबसे जबरदस्त। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, मेरा भावना समझिए। सबसे जबरदस्त बारूद, सबसे जबरदस्त बारूद कब बनाएगा, अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का कौन सा कंपोजिशन होगा। अमोनियम नाइट्रेट 94 टू 95% और फ्यूल ऑयल 5 टू 6%। अब जो बेस्ट सुटेबल होगा आपको उसको टिक करना है देख के, ठीक है। 94 भी दे सकता है, 95 भी दे सकता है, तो दोनों में जो बेस्ट सुटेबल होगा वहाँ पे जो ऑप्शन में मिलेगा आपको वो टिक करना। नहीं तो एवरेज रेंज देगा 94 टू 95%, 5 टू 6%। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेकंड क्लास वाला एग्जाम में पूछता है, DGMS वाला में अक्सर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, अमोनियम नाइट्रेट 94 टू 95% होना चाहिए, फ्यूल ऑयल 5 से 6% होना चाहिए, तो सबसे ताज़ा सबसे ज़बरदस्त बारूद बनाएगा। इससे कम या इससे ज़्यादा है तो उतना अच्छा बारूद नहीं बनाएगा, इससे कम या इससे ज़्यादा है तो उतना बढ़िया बारूद नहीं बनाएगा, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि इसका जो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन होता है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का, जो VOD होता है, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन होता है, वो होता है 3500 मीटर प्रति सेकेंड। 3500 मीटर प्रति सेकंड। देखिए काम कीजिएगा, जितना भी VOD वाला टर्म है वो सबको एक बार लिख के पढ़ लीजिएगा एक जगह पे, क्योंकि VOD वाला क्वेश्चन बन सकता है। एक साथ सब बारूद का VOD लिखिएगा और उसको रट लीजिएगा, अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। या तो बारूद खत्म होते होते हम ही को याद दिलेगा, हम ही कर देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल क्या है, अमोनियम नाइट्रेट में अमोनियम नाइट्रेट नाम का एक केमिकल होता है, उसमें खाली डीजल मिला देते हैं। जब 94 से 95% अमोनियम नाइट्रेट और डीजल 5 से 6% मिलाते हैं तो सबसे तगड़ा विस्फोट होता है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि जब सूखा सीजन होता है, गर्मी का सीजन है जिसको हम लोग ड्राई सीजन कह सकते हैं, 7 लीटर हम लोग डीजल मिलाते हैं जनरली 100 kg ऑफ AN में, और वेट सीजन में हम लोग डीजल का मात्रा बढ़ा देते हैं। कुल मिलाकर के बोला जाए तो इसको ऐसे समझिए, ड्राई सीजन में डीजल कम रहता है जनरली, और वेट सीजन में, वेट सीजन बोले तो बरसात उरसात का जो टाइम है, ये सब टाइम में हम लोग क्या करते हैं, डीजल बढ़ा देते हैं। डीजल क्या करते हैं हम लोग, ठीक, डीजल हम लोग बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो देखो यार, डीजल अगर हम बढ़ाएंगे इसका कारण ये है कि बरसात का टाइम है, थोड़ा बहुत भी अगर पानी रहता है ना तो ये असर करता है पूरा का पूरा बारूद में, क्योंकि एक हाइड्रोस्कोपिक साल्ट है, माने पनिया सोख लेने वाला साल्ट है। पानी सोख लेगा तो गुड़ गोबर हो जाएगा बारूद, तो गुड़ गोबर ना हो बारूद मेरा, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा डीजल का मात्रा बढ़ा देते हैं वेट सीजन में, यानी कि बरसात के समय में, बरसात के मौसम में। और ड्राई सीजन में क्या है, ड्राई सीजन में सूखा सूखा टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम लोग अगर 7% डीजल रखेंगे तो यहाँ पे हम 9% डीजल कर देंगे, ठीक है। ठीक, ये जनरल कॉन्सेप्शन है जो जनरली हम लोग करते हैं। और ये जो ANFO होता है, अगर इसको कोई आदमी हाथ से छू ले तो बहुत ही बड़ा उसका गलती होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा बारूद में हुआ है, फील्ड में ऐसा प्रैक्टिकली हुआ है। ये अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल जो होता है बहुत ही इरिटेटिव नेचर का होता है, मतलब कोई भी आदमी अगर गलती से इसको छू देगा तो हाथ में बहुत ज़ोर से खुजली होगा, खुजलाते खुजलाते हाथ में
ब्लड निकलने लगेगा, लेकिन वो खुजली ठीक नहीं होगा, कुछ ऐसा होता है। एक बीमारी होता है ना, उसको शायद क्या बोलते हैं, मेलेज्मा या कुछ ऐसे नाम है। तो उसी टाइप का कुछ बीमारी, एक्जिमा 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 नाम का कोई बीमारी होता है। एक्जिमा ऐसे कुछ नाम है बीमारी का। तो एक्जिमा क्या होता है, अगर किसी को हुआ होगा तो बताइएगा, या कोई सुने होंगे तो। शरीर का कोई एक हिस्सा होता है, कहीं पर भी, हाथ में पैर में कहीं भी हो सकता है, उस जगह पे बहुत ज़्यादा खुजली होगा। अब खुजली होते 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 उसका जो उसका लेयर है वो काला पड़ जाता है, और उसके बाद भी खुजलाइएगा तो उसका लेयर उखड़ने लगता है, ब्लड आने लगेगा, खून बहेगा, लेकिन फिर भी आपको खुजली होगा, आप और खुजलाइएगा, ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, फिर भी आप खुजली कर रहे हैं। कुछ इस टाइप का बीमारी होता है। बिल्कुल इसी टाइप से होता है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल में। अगर अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल कोई बंदा कर रहा है और उसको अगर हाथ से छू देगा, तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होता है, हाथ में खुजली होता है। और कुछ कुछ जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होते हैं उसमें ऐसा भी होता है कि खुजली करते करते हाथ से खून आ गया, लेकिन फिर भी खुजली ठीक नहीं हो रहा है। तो अमोनियम नाइट्रेट को कभी भी गलती से भी खुला हाथ से टच नहीं करना चाहिए, कोई भी बारूद को टच नहीं करना चाहिए खुला हाथ से। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट में थोड़ा ज़्यादा सख्ती बरतना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिव होता है नेचर। इसी के लिए जो इसका इस्तेमाल करते हैं, वो गम बूट पहनते हैं, पैर में भी ना लगे उसके लिए। रबड़ का हैंड ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है, रबड़ वाला हाथ में पहनते हैं। उसका जब मिक्सिंग किया जाता है इसका, या बारूद का कभी भी मिक्सिंग किया जाता है, तो आयरन रॉड का इस्तेमाल नहीं होता है। उसके जगह पे हम लोग लकड़ी वाला शॉवेल का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे मिलाने का काम चल रहा है, मिक्सिंग का चल रहा है, कंक्रीट मिक्सर हो या कोई भी हो, तो उस जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक डेटोनेटर वहाँ पे नहीं रखा जाता है। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ किताब में लिखा हुआ है, जो आई थिंक आपको पता होगा, ठीक है। तो वही सब इसमें दिया हुआ है। चलिए, तो हमने क्या बताया था, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के बारे में बताया कि अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल अगर 94 टू 90 सही 5 से 6% इसको करते हैं ना, पहले हमको इसी से याद आता है, 5 से 6%, 94 सही बोले, 94 to 95% अमोनियम नाइट्रेट रहेगा, ये रहेगा तो बेस्ट एक्सप्लोसिव बनाएगा। लेकिन ड्राई सीजन के टाइम में हम क्या करते हैं, इसको 7% तक कर देते हैं, और वेट सीजन के टाइम में क्या करते हैं, इसको 9% तक कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद बताएं कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिव नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिव नेचर का होता है, ठीक है। इसके बाद इरिटेटिव नेचर का तो होता ही है, इसीलिए हमने इसमें हाई हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते हैं, मिक्सर में कोई डेटोनेटर नहीं रखा जाएगा, है ना, ये सब कुछ कॉमन चीज़ है यार। तो यही बोला गया है कि अमोनियम नाइट्रेट को हम लोग कहाँ वाटरी होल में इस्तेमाल नहीं करते, वाटरी होल में क्या नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल वाटरी होल में नहीं करेंगे। अगर हमको करना है तो, अगर करना है तो देखो समझो, एक सेकेंड यार, अगर वाटरी होल है हमको इसमें इस्तेमाल करना, तो हम क्या करेंगे, पहले एक प्लास्टिक, जो पीला वाला आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक प्लास्टिक है, पहले हम उस होल में एक प्लास्टिक डालेंगे, पॉलीथीन डालेंगे, ठीक, पॉलीथीन डाल दिए, अब इसके ऊपर में हम बारूद डाल रहे हैं। तो अब इसके ऊपर हम बारूद डाल रहे हैं, तो होल का से कोई संपर्क नहीं है, दूर में पानी है उससे कोई संपर्क नहीं है। लेकिन अब जब फूटेगा तो प्लास्टिक क्या है यार, प्लास्टिक को तो आराम से फाड़ ही देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमको होल में इस्तेमाल करना है, वाटरी होल में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का, तो हम क्या करते हैं, होल में एक प्लास्टिक डाल देते हैं, उसके बाद उसको बारूद को डालते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा ही सिम्टम्स इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलिए, बाकी पॉलीथीन बैग्स और कुछ इसमें छूट तो नहीं रहा, मैं देख लेता हूँ, इंक्रीज इन बियॉन्ड द सेंसिटिव इंसेशन, और कुछ ऐसा बनता नहीं है, वो 5% डिटोनेशन के सप्लाई, ठीक है, चलो कोई काम का नहीं है, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट को हम लोग पहले ही इनिशिएट करते हैं, लास्ट नंबर वाला डिले डेटोनेटर, मतलब डेटोनेटर नंबर 6 से हम लोग जल्दी इनिशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि उसको पहले ही फूट ले आना चाहिए, अगर बाद में फूटेगा तो दिक्कत करेगा, इसके लिए हम लोग 6 नंबर डेटोनेटर से इस्तेमाल नहीं करते। ओपन कास्ट में जनरली क्या होता है ना, कि 0 से लेकर के 6 नंबर तक का डेटोनेटर का इस्तेमाल होता है ना। अंडरग्राउंड में भी बहुत सारे जगह पे ऐसा ही इस्तेमाल होता है। चलिए, तो देखो यार, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं किताब में, है ना। जितना कुछ लिखा हुआ है हमने एक एक चीज़ आपको समझा दिए, बता दिए हैं। अब आते हैं अगले बारूद पे। अगला बारूद है आपका स्लरी एक्सप्लोसिव, स्लरी एक्सप्लोसिव। तो स्लरी एक्सप्लोसिव क्या होता है, एक बार मैं देख लेता हूँ, सब सही है ना। स्लरी एक्सप्लोसिव क्या है, हम लिखते हैं, लाख दुखों की एक दवा है,
क्यों ना आजमाए, काहे घबराए। ठीक है, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए काहे घबराए। वाटरी होल कर सकते हैं। अस्ट्राटा, अगर क्रैक है उसमें, अस्ट्राटा में भयंकर क्रैक है, चलेगा, कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हार्ड अस्ट्राटा है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोल है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए काहे घबराए, काहे घबराए। कुल मिला करके भैया, बरसात का मौसम है, पानी में डूब गया है स्लरी एक्सप्लोसिव, ब्लास्ट कीजिएगा, एकदम आराम से ब्लास्ट होगा, कोई समस्या आपको होने वाला नहीं है। पूरा एगो चट्टान है, उसमें क्रैक ही क्रैक है, उसमें बारूद डाल रहे हैं तो बारूद चू जा रहा है, कहीं घुस जा रहा है बारूद, तब भी आप ब्लास्टिंग करेंगे फूट जाएगा स्टार्टर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हार्ड स्टार्टर है, चट्टान है भयंकर वाला, फूट नहीं रहा है, उसमें स्लरी एक्सप्लोसिव डाल दिए, फोड़ रहे हैं, फूट जाएगा, कोई समस्या नहीं है। कोयला है भैया, कोयला में बारूद डाल दिए, फोड़ रहे हैं, फूट जाएगा, कोई समस्या नहीं है। स्लरी एक्सप्लोसिव को हम लोग कहते हैं वाटर जेल स्लरी। ठीक है, बेसिकली एक पानी का और जेल का मिश्रण होता है। ठीक है, स्लरी एक्सप्लोसिव जिस जेली टाइप का होता है, जेली क्या होता है, इसको आप ऐसे समझिए, बाल में जो जेल लगाता है सेटवेट टूथपेस्ट, उस टाइप का जेल दिखता है ना, तो टूथपेस्ट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही टूथपेस्ट जैसा ही जेल रहता है, उस कलर का नहीं रहता है, जेल रहता है। और ये हर जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जनरली 4 चीज़ें होती है। ठीक है, स्लरी एक्सप्लोसिव में जनरली 4 चीज़ें होती है। क्या क्या होता है भाई, समझते हैं। सबसे पहला तो होता है ऑक्सीडाइज़र। ऑक्सीडाइज़र में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं हम, चाहे कैल्शियम नाइट्रेट हो, अमोनियम नाइट्रेट हो और सोडियम नाइट्रेट। फिर दूसरा आता है आपका क्रॉस लिंकिंग एजेंट। क्रॉस लिंकिंग एजेंट में क्या हम लोग डालते हैं, तो जनरली हम लोग कुछ कंपाउंड होते हैं, डाइक्रोमेट है, पोटासियम है, या कुछ भी ऐसा कुछ हम डालते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एक आपका जेलिंग एजेंट। जेलिंग एजेंट क्या करता है, जेलिंग एजेंट सबको एकदम गम बना के रखता है, जेल बना के रखता है, इसमें हम लोग स्टार्च डालते हैं जेलिंग एजेंट पे। इसके बाद एक आता है फ्यूल सेंसिटाइजर। फ्यूल सेंसिटाइजर, फ्यूल सेंसिटाइजर के बारे में हम आपको बहुत ही पहले बता चुके हैं। नॉन एक्सप्लोसिव टाइप का होता है, मतलब कि ये अगर ब्लास्टिंग हो गया उसके बाद तुरंत आग जो है बुझ जाता है। जैसे टीएनटी भी हम डाल सकते हैं इसमें, है ना। जैसे हम आपका एक्सप्लोसिव वाला नेचर का हम कुछ डाल सकते हैं, या फिर हम उसमें नॉन एक्सप्लोसिव का भी डाल सकते हैं, वुड पल्प होता है वो डाल सकते हैं, ग्लाइकोल होता है वो डाल सकते हैं, यूरिया डाल सकते हैं, शुगर डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। चलिए हम समझाते हैं चारों के बारे में, समझ में नहीं आ रहा होगा पता है हमको, कोई बात नहीं, समझते हैं। तो देखो भैया, स्लरी एक्सप्लोसिव क्या है, एक तो बारूद है जिसको माइंस में इस्तेमाल करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं। स्लरी एक्सप्लोसिव को अंडरग्राउंड माइंस में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो कार्ट्रिज के रूप में होना चाहिए। कार्ट्रिज बना देंगे अगर, तो हम अंडरग्राउंड माइंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जनरली 4 मुख्य चीज होती है। एक होता है ऑक्सीडाइजर, एक होता है क्रॉस लिंकिंग एजेंट, एक होता है जेलिंग एजेंट, एक होता है फ्यूल सेंसिटाइजर। अब ऑक्सीडाइजर में जितना भी नाइट्रेट कंपाउंड, उसमें से कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा स्लरी एक्सप्लोसिव को, है ना। सेकेंड आता है क्रॉस लिंकिंग एजेंट। क्रॉस लिंकिंग एजेंट क्या होता है, ये आपस में रिएक्शन करवाता है, ऑक्सीडाइजर का, जेलिंग एजेंट का, फ्यूल सेंसिटाइजर, ये सबका क्या कराता है, ये सबका आपस में रिएक्शन कराता है। ठीक है, इसके बाद आता है जेलिंग एजेंट। जेलिंग एजेंट क्या करता है, सबको जेल बना के रखता है, यानी लिक्विड फॉर्म में रखता है, लिक्विड भी नहीं, एक्वस कह सकता हूँ उसको, एक्वस फॉर्म में, यानी जेल बनाने का काम करता है ना, एकदम गाढ़ा जेल बना के, जैसे टूथपेस्ट होता है उसी तरह से ये जेल बनाने का काम करेगा। इसमें जनरली हम लोग स्टार्च डालते हैं। और लास्ट में आता है फ्यूल सेंसिटाइजर। उसको इनसेंसिटिव रखने के लिए हम लोग इसको लगाते हैं, और कूल डेप्रेसेंट भी इसमें इस्तेमाल करते हैं फ्यूल सेंसिटाइजर के अंदर में। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली उसको इनसेंसिटिव बना के रखता है, और अ, आग जल्दी ठंडा हो जाए इसका भी उपाय करता है। तो ये 4 चीज़ हम लोग स्लरी एक्सप्लोसिव में डालते हैं, ऑक्सीडाइजर, क्रॉस लिंकिंग एजेंट, जेलिंग एजेंट, फ्यूल सेंसिटाइजर। तो इसको एक बार रटिए मेरे साथ, बोलिए भैया, स्लरी एक्सप्लोसिव लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए काहे घबराए। मतलब हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। वाटर स्टार्टा हो, जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई वाटर रेसिस्टेंस होता है ये। अंडरग्राउंड माइंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं, कार्ट्रिज के रूप में कर सकते हैं। ओपन कास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। रॉक में कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। कोयला में कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं।
स्टार्टअप फटा हुआ कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो स्लरी एक्सप्लोसिव हम हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां मन करेगा घुसेड़ देंगे बारूद को, आराम से काम हो जाएगा मेरा। ठीक। तो स्लरी एक्सप्लोसिव में जनरली 4 चीज़ें होती है: ऑक्सीडाइजर, क्रॉस लिंकिंग एजेंट, जेलिंग एजेंट, फ्यूल सेंसिटाइजर। ऑक्सीडाइजर क्या होता है? जिसको ऑक्सीजन सप्लाई करे, जैसे कोई भी नाइट्रेट कंपाउंड उठा लीजिए, कैल्शियम, सोडियम, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है। सेकेंड में क्रॉस लिंकिंग एजेंट है, जो आपस में रिएक्शन करा के रखेगा। जेलिंग एजेंट है, जैसा स्टार्च है, जो जेल बना के रखेगा। और फ्यूल सेंसिटाइजर है, जो सेंसिटिव बना के रखेगा। तो ये हो गया आपका जनरल कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये बेसिकली जेल टाइप का होता है स्लरी एक्सप्लोसिव। ठीक है। अगर हम इसको परमिटेड बनाना चाहते हैं तो इसमें हमको कूलेंट डालना पड़ेगा। कूलेंट तो रहता ही है, बताते हैं। कूलेंट मतलब तुरंत ठंडा कर देता है बारूद जलने के बाद। चलिए, अब स्लरी एक्सप्लोसिव का कुछ और भी प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ते हैं। स्लरी एक्सप्लोसिव को नोट करते रहिएगा ना साथ ही साथ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप नोट कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए, तो हमने बताया स्लरी एक्सप्लोसिव। क्या बताया? स्लरी एक्सप्लोसिव का सबसे पहले आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1। वाटर का कितना होता है? 1। तो वाटर से इसको कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है, बराबर बराबर है भैया दोनों, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके लिए इसको हम लोग डायरेक्टली वाटरी होल में डाल सकते हैं। ठीक है। इसको हम कार्ट्रिज के रूप में भी रखते हैं, कार्ट्रिज के रूप में रखते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं कार्ट्रिज के रूप में? अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ करते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद ये कैप सेंसिटिव, ऑब्वियस सी बात है, अंडरग्राउंड में करेंगे तो कैप सेंसिटिव होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें डिटोनेटर डाल के हम ब्लास्ट कर सकते हैं। ये हाई वाटर रेसिस्टेंस है, इसको कितना बार बोले यार, यही सब चीज़ वह लिखा हुआ है किताब में, बार 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 पढ़िएगा तो आपको समझ, आप रीडिंग डालिएगा ना मेरे पढ़ाने के बाद, तो आपको समझ में आएगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है? ये हाई वाटर रेसिस्टेंस है। ठीक है। मे बी मिक्सड इन द प्लांट इन द ब्लास्टिंग साइट itself. द एक्सप्लोसिव इज लोडेड इनटू द टैंकर इन फॉर्म इज पम्प्ड। ठीक है। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक टर्म है पंप ट्रक। पंप ट्रक क्या होता है ना, समझते हैं। मेरा ड्राइंग बहुत ख़राब है, हमको पता ही बात, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पंप ट्रक क्या है? पंप ट्रक एक गाड़ी है जिसमें अलग अलग चैम्बर होते हैं, और इस चैम्बर में अलग अलग कंस्टिट्यूएंट भरा होता है, और एक तो इसमें मिक्सिंग चैम्बर भी होता है। हम क्या करेंगे, पंप ट्रक जो होता है ना, उसमें अलग अलग कंस्टिट्यूएंट, मान लीजिए इसमें एक्स भरा है, इसमें वाई भरा है, इसमें जेड भरा है, और एक तो होगा मिक्सिंग चैम्बर। एक तो क्या होएगा? एक तो होएगा मिक्सिंग चैम्बर। अब क्या करेंगे, जब पंप ट्रक है, मतलब गाड़ी को जहाँ पे हमको ब्लास्ट करना है, ओपन कास्ट माइंस हम पहुँच गए, पहुँच के खड़ा किए गाड़ी को, तो वहीं पे हम इसको मिला सकते हैं, इसका कंस्टिट्यूएंट को। ठीक है। तो मिक्सिंग चैम्बर मतलब एक्स वाई जेड तीनों जो है, वो तीनों जाके मिल रहा है मिक्सिंग चैम्बर में, एक्स वाई जेड, और जितना जरूरत उतना ही मिक्स हो रहा है। उसके बाद उसको हम पाइप के जरिए डायरेक्ट हम होल में घुसा के डाल दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं पंप ट्रक। क्या बोलते हैं इसको? पंप ट्रक कहते हैं। पंप ट्रक बहुत ही कॉमन वर्ड है, जो आप सुने ही होंगे अगर ओपन कास्ट माइंस में आप ट्रेनिंग किए हैं या कभी जॉब किए हैं। पंप ट्रक में अलग अलग चैम्बर होता है। कुछ कुछ पंप ट्रक होते हैं जिसमें ऐसे चैम्बर नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि बारूद को डायरेक्टली हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, एक्सप्लोसिव वैन और पंप ट्रक में अंतर क्या है, पहले इसको समझ लो। PUMP पंप ट्रक वर्सेस एक्सप्लोसिव वैन। देखो, एक्सप्लोसिव वैन जो होता है ना, वो एक खोखला डब्बा रहता है, उसके अंदर में आप बारूद रख सकते हैं। उसके अंदर आदमी चाहेगा तो आदमी घुस के बैठ सकता है, मतलब बैठना तो मना है, लेकिन आदमी घुस के बैठ सकता है, घुस के बारूद निकाल सकता है, घुस के डेटोनेटर निकाल सकता है। इसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव वैन। पंप ट्रक क्या होता है? जिसको हम ओपन कास्ट माइंस में इस्तेमाल करना चाहते हैं बारूद को, उस जगह पे जो हमारा गाड़ी रहेगा, पीछे डब्बा रहेगा, पीछे डब्बा में पूरा का पूरा बारूद भरा रहेगा, या तो पूरा का पूरा चैम्बर में से बारूद भरा रहेगा, या वो मिक्सिंग चैम्बर होकर अलग अलग चैम्बर बना के बारूद भरा रहेगा। मतलब उसमें आदमी घुस सकता है? नहीं 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 घुस सकता है। बारूद निकालना रहेगा, कैसे निकालेंगे? पाइप लगा रहेगा, उसके जरिए निकालेंगे। आदमी अंदर नहीं घुस सकता है। जैसे तेल का टैंकर है, आदमी घुस सकता है कि अंदर? नहीं घुस सकता। पानी का टैंकर, आदमी घुस सकता है अंदर क्या? नहीं घुस सकता। इसी तरह से पंप ट्रक होता है। ठीक है। चलिए, तो स्लरी एक्सप्लोसिव आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। स्लरी एक्सप्लोसिव में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, बट कुछ दो चार गो टर्म था जो हम आपको समझा दिए। स्लरी एक्सप्लोसिव को जैसे हम कार्ट्रिज में इस्तेमाल करते हैं ना, स्लरी एक्सप्लोसिव को जैसे ही हम कार्ट्रिज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इफिशियंसी 15% घट जाता है। 15% इसका इफिशियंसी क्या होता है? घट जाता है। अगर ये बल्क फॉर्म में रहेगा तो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट कर पाएगा, और अगर बल्क फॉर्म में नहीं है, इसको हम कार्ट्रिज का रूप दिए, तो फटाक से ये 15% इफिशियंसी इसका घट जाता है।
एक टर्म है एसएमएस। एसएमएस क्या होता है समझते हैं। अगर प्लांट में एक बड़ा सा प्लांट है, इस प्लांट में हम इसका कंस्टिट्यूएंट को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड और ए, ये 4 कंस्टिट्यूएंट है, चारों कंस्टिट्यूएंट को मिक्स कर रहे हैं प्लांट में। प्लांट में मिक्स करने के बाद हम गाड़ी में लोड किए, यानी पंप ट्रक में लोड किए, ठीक, पंप ट्रक में लोड किए और लोड करने के बाद ले गए माइंस में, माइंस में जाकर डायरेक्ट ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो ये मेरा कहलाएगा स्लरी एक्सप्लोसिव। क्या कहलाएगा? स्लरी एक्सप्लोसिव कहलाएगा। तो फिर बात है कि एसएमएस क्या होता है। एसएमएस का मतलब होता है साइट मिक्स्ड स्लरी। साइट मिक्स्ड स्लरी क्या होता है, हमको अभी टाइम नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक तो पंप ट्रक लाएंगे चैम्बर वाला। कौन सा वाला? चैम्बर वाला। इसमें 4 गो चैम्बर है, एक चैम्बर ए हो गया, एक चैम्बर बी हो गया, एक चैम्बर सी हो गया, एक चैम्बर डी हो गया, ठीक। पंप ट्रक है ना, पंप ट्रक है, आदमी बैठा है गाड़ी चला रहा है, ठीक है, फोटो पे मत जाइएगा, जज्बात समझिए मेरा। पंप ट्रक है। अब हम क्या करेंगे, हमको 4 कंस्टिट्यूएंट चाहिए ना, तो एक्स वाला डाल दिया हम ए चैम्बर में, वाई वाला डाल दिए बी चैम्बर में, जेड वाला डाल दिए सी चैम्बर में और ए वाला डाल दिया डी चैम्बर में। एक और चैम्बर बढ़ा देते हैं, इसको मानते हैं मिक्सिंग चैम्बर। इसको क्या मानते हैं? मिक्सिंग चैम्बर। अब हम गाड़ी लेके निकल गए, हम मिलाएं कुछ नहीं, सब एक्सप्लोसिव को अलग अलग चैम्बर में डालें और ले गए। अब जहाँ पे हमको ब्लास्ट करना, ओपन कास्ट माइंस पहुँचे, पहुँचने के बाद आपस में हम मिक्स कर रहे हैं, जेड को, वाई को, ए को सब अलग अलग रेशियो में मिक्स कर रहे हैं मिक्सिंग चैम्बर में। इधर मिक्स हो रहा है और इधर से बारूद निकल रहा है पाइप के जरिए और डायरेक्ट हम होल में डाल रहे हैं। इसको बोलते हैं साइट मिक्स्ड स्लरी, क्योंकि आप साइट पे जहाँ पे आपको ब्लास्टिंग करना है उस जगह पे जाके मिक्स कर रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं साइट मिक्स्ड स्लरी। इसका प्रॉपर्टी भी एकदम वही वाला होता है जो नॉर्मल प्रॉपर्टी है स्लरी एक्सप्लोसिव का, बस इसको हम साइट में जाके मिक्स करते हैं पंप ट्रक में, इसीलिए इसको साइट मिक्स्ड स्लरी कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा आई होप आपका अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें कुछ छूटा है तो देख लेते हैं एक बार। स्लरी एक्सप्लोसिव में बोला गया है कुछ कुछ पॉइंट जो हम आपको समझा देते हैं। स्लरी एक्सप्लोसिव को अगर आप जमीन में गलती से गिरा दिए हैं तो ब्लास्ट नहीं होगा। स्लरी एक्सप्लोसिव आप बिछा दिए हैं जमीन में, उसके ऊपर डंपर चढ़ा दिए हैं, नहीं ब्लास्ट होगा। स्लरी एक्सप्लोसिव गिरा हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर सॉवेल चढ़ा दिए हैं, तब भी वो ब्लास्ट नहीं होगा। सॉवेल अपना जो बेलचा है, मतलब बकेट है, बकेट से जोर जोर से पटक रहा है बारूद में, स्लरी एक्सप्लोसिव में एकदम ब्लास्ट नहीं होगा। स्लरी एक्सप्लोसिव को अगर आप जलाएंगे तो लो टॉक्सिक होगा, मतलब बहुत ही कम जहरीला धुआं निकलेगा। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी है जिससे स्लरी एक्सप्लोसिव एक पसंद बन जाता है माइनर्स का। माइनर्स प्यार करते हैं स्लरी एक्सप्लोसिव से, जो भी ब्लास्टिंग जिस माइंस में होता है उसको मजा आता है, खासकर शॉर्ट फायर ब्लास्टर को तो और भी मजा आता है कि चलो सेफ बारूद है, टेंशन नहीं है ना, इरिटेशन का भी खतरा नहीं है, एकदम खुले हाथ से छूता है, हालांकि मना है लेकिन खुले हाथ से छूता है तो कोई दिक्कत उसको नहीं, ठीक है। चलिए और तो कुछ इसमें पॉइंट है नहीं तो और क्या ही बताएं। स्लरी एक्सप्लोसिव में बहुत सारे टेस्ट करके इसको हम गुजारते हैं। स्लरी एक्सप्लोसिव जब बनता है तो उसको हम लोग बहुत सारे टेस्ट से गुजारते हैं। एक टेस्ट होता है बर्निंग टेस्ट, सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, सब शायद किताब में है नहीं है, आई डोंट नो, बट चलो बता देते हैं। फ्रिक्शन इम्पैक्ट टेस्ट, इसके बाद एक आता है आपका हैमर फॉल टेस्ट, एक तो भयंकर वाला आता है राइफल बुलेट टेस्ट, बड़ा मज़ेदार है ये सब। थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, एक होता है आपका सेंसिटिविटी ऑफ फ्यूज टेस्ट। देखो क्या चीज़ है तो समझते हैं। देखो स्लरी एक्सप्लोसिव को ना बहुत सारा जांच से गुजारा गया है और देखा गया है कि ये सबसे पसंद किया जाने वाला बारूद है। पसंद क्यों किया जाने वाला? पत्थर में फोड़ दो, कोयला में फोड़ दो, स्टार्टर में फोड़ दो, पानी में फोड़ दो, कहीं भी फोड़ दो इसको, हाथ से छू लो कोई दिक्कत नहीं है, सावल चढ़ा दो, डंपर चला दो, आदमी गिरा दो कोई बारूद में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, इसीलिए स्लरी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हम करते हैं। नॉन सेंसिटिव टाइप का होता है, ज़्यादा धुआं भी नहीं निकलता, आसपास में बस्ती मकान है तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग अलग टेस्ट से गुजारते हैं। पहला होता है बर्निंग टेस्ट। बर्निंग टेस्ट क्या होता है? कहीं पे आग जला रहे हैं हम, उसमें स्लरी एक्सप्लोसिव का कार्ट्रिज के फॉर्म में उसको फेंक देते हैं आग में, आग में फेंकते हैं और देखते हैं कि उससे ब्लास्ट होता है कि नहीं, नहीं होता है ब्लास्ट। आग में अगर फेंकिएगा तब भी ये ब्लास्ट नहीं होगा, बल्कि जलेगा, धुड़ 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 करके जलेगा, है ना, जैसे किरोसिन डीजल फेंकते हैं वैसे जलता है, बिल्कुल वैसे ही जलता है। इसके बाद एक होता है फ्रिक्शन इम्पैक्ट टेस्ट, मतलब आप स्लरी एक्सप्लोसिव को लेके कोई चीज़ में रगड़ते हैं, ठीक है, कोई लोहा का चीज़ में बहुत जोर जोर से रगड़ते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का आग लगता है लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। ये है आपका फ्रिक्शन इम्पैक्ट टेस्ट।
इसके बाद एक आता है हैमर फॉल्ट टेस्ट। हैमर फॉल्ट टेस्ट क्या होता है, स्लरी एक्सप्लोसिव को जमीन में बिछा लिया जाता है। जनरली एक लोहा का परत होता है, लोहा का चट्टान होता है, लोहा का चट्टान में हम लोग स्लरी एक्सप्लोसिव को बिछा लेते हैं पूरा, है ना। और उसके ऊपर में एक मोटा वाला हथौड़ा, जो रॉकी भाई वाला फिल्म में देखे थे ना, KGF 1 में, कितना बड़ा हथौड़ा रहता है जिससे मार के मुरा देता है सबको। तो वही वाला हथौड़ा को गिरा देता है इसके ऊपर में, एकदम ऊपर से, है ना। शायद 50 मीटर का डिस्टेंस से ऊपर से गिराता है। 50 मीटर का डिस्टेंस से गिराता है तो स्पीड बढ़ जाता है उसमें, ठीक है। तो आप सब खुद देखिए ना, 50 मीटर का डिस्टेंस से अगर 5 किलो का लोहा है वो गिरेगा तो 9.8, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मतलब 50 किलोग्राम का वजन किसी के आदमी के ऊपर गिरेगा, वैसा असर होता है। तो इससे भी कुछ नहीं होता है। हम हैमर फॉल्ट टेस्ट से भी ये सक्सेसफुली पास हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, हम एक कार्ट्रिज को रखते हैं और उसके बाद उसमें से बुलेट जो होता है ना, राइफल वाला, राइफल AK-47 टाइप का जो राइफल होता है, उस राइफल से हम इसको गोली मारते हैं ढचाव ढचाव करके। तो गोली क्या है, इसको फाड़ के बाहर से पार हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें आग नहीं लगता, ये विस्फोट नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा आग पकड़ता है। तो ये फिर इसमें भी सेफ पाया गया है। एक होता है फ्यूज हेड का सेंसिटिव टेस्ट, मतलब इसमें थोड़ा सा फ्यूज इलेक्ट्रिसिटी डाल के देखते हैं कि ये कुछ हो पाता है कि नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारे के सारे टेस्ट को ये पास किया हुआ है स्लरी एक्सप्लोसिव। तो देखो कभी भी अगर मान लो ऐसे पूछ दे कि इनमें से सारे टेस्ट को पास कौन किया है, या बोल देगा राइफल बुलेट टेस्ट किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा स्लरी एक्सप्लोसिव से संबंधित है, या एक्सप्लोसिव का जांच करने के लिए हम लोग ये सब टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हल्का आइडिया ले लीजिए ना, बर्निंग टेस्ट, फ्रिक्शन इम्पैक्ट टेस्ट, हैमर फॉल टेस्ट, राइफल बुलेट टेस्ट, सेंसिटिविटी ऑफ फ्यूज हेड टेस्ट, ये सब क्या है, ये सब कुछ टेस्ट हैं जो एक्सप्लोसिव यानी बारूद के को किया जाता है कि ये बारूद ये सब को खड़ा उतरता है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ टेस्ट का नाम खाली याद है तो काम आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ डिटेल में घुस जाते हैं हम, कोई बात नहीं। इमल्सन, इमल्सन एक्सप्लोसिव। देखिए किताब अगर आपके पास टाइम है अभी, तो मेरा ऐसा मानना है कि ब्लास्टिंग में एक किताब है, उसका नाम हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले नाम लिख दे रहे किताब का। देखो जो थोड़ा सा इंग्लिश में जिसको प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से बारूद का अगर कोई बेस्ट बुक होगा ना, बेस्ट बुक भयंकर वाला, ठीक है, तो वो है ब्लास्टिंग प्रैक्टिस बाय एलसी काकू। ये हिंदी में आता है, इस किताब को आप पढ़िए। इस किताब में जो डाटा है उस डाटा को पढ़िएगा जरूर, लेकिन एक बार DJ देशमुख का डाटा से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ कुछ डाटा थोड़ा सा अलग है। देखो यार, इसमें गलती किसी का नहीं है। अभी एलसी काकू साहब का एक अलग दिमाग है, DJ देशमुख साहब का एक अलग दिमाग है। एलसी काकू साहब कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अपना कुछ डाटा डाल के देखेंगे, DJ देशमुख साहब कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे अपना डाटा डाल के देखेंगे, तो सब अपने जगह सही है, गलत कोई नहीं है। लेकिन आपका जो ऑफिशियल डाटा, जो किताब माना गया वैकेंसी में, जो CCL कोल इंडिया ये सब जो मानता है, वो आपका DJ देशमुख का डाटा मानता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट दिया है ना सर, ब्लास्टिंग प्रैक्टिस बाय एलसी काकू, वो सेलेक्टिव वाला बहुत ही भयंकर किताब है, मस्त किताब है, मज़ेदार किताब है। अगर आपका हिंदी पढ़ने का है दिक्कत नहीं है, अगर आप इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर है, तो आप ब्लास्टिंग प्रैक्टिस बाय एलसी काकू जरूर पढ़िएगा। ज़्यादा मोटा किताब भी नहीं है, पतला सा किताब है ना। अगर आपके पास समय है तो, अगर आपके पास समय है तो इस किताब को पढ़िएगा, आपका ब्लास्टिंग एकदम तगड़ा हो जाएगा, ब्लास्टिंग का जो बेसिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, DJ देशमुख तो आपके पास है ही, DJ देशमुख से भी आपका कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं DJ देशमुख के ऊपर। तो हम आपको बता रहे थे इमल्सन बारूद के ऊपर। इमल्सन एक्सप्लोसिव क्या होता है, इमल्सन एक्सप्लोसिव समझते हैं। देखो इमल्सन क्या होता है हम समझते हैं। मान के चलिए कि आप एगो कढ़ाई में तेल चढ़ाएं, सरसों तेल, आप चाह रहे हैं कि सब्जी बनाएं और कढ़ाई में तेल को चढ़ाएं। तेल चढ़ाने के बाद आपको पता चला कि जो कढ़ाई में तेल है, ठीक है, वो तेल बहुत ज़्यादा फट कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा छिटक रहा है। तो आप बोलिएगा, आपका घर वाला बोलेगा कि तेल में पानी होगा तभी ऐसा हो रहा है ना। तेल जो आप डाले हैं, कढ़ाई चूल्हा में चढ़ाए हैं, तो वो जो तेल है, तेल में पानी होगा तभी बहुत ज़्यादा फूटेगा, फटाक फटाक करेगा, आदमी दूर में खड़ा रहेगा, छिटकता है बहुत ज़ोर से। तो ऐसा होता है इसीलिए। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि क्या तेल में पानी मिक्स नहीं होता है। आप पढ़े होंगे 10th क्लास या 12th क्लास में, 12 में पढ़े होंगे कि तेल जो रहता है ना, तेल, तेल में अगर हम थोड़ा सा पानी का बूंदा डाल दे तो हम इसको क्या बोलेंगे,
वाटर इन ऑयल, तेल में डाले हैं माने तेल में पानी। इसी तरह से अगर कोई पानी है, ठीक है, पानी के ऊपर में अगर हम तेल डाल दें तो तेल ना ऊपर में तैरेगा, पूरा 7 रंग का आपको दिखेगा, जैसे रेनबो दिखता है उसी तरह से उसमें बहुत सारा कलर दिखेगा, छपलाएगा तो पूरा ऊपर में पानी के ऊपर में ही तैरेगा, वो डूबेगा नहीं, घुलेगा भी नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर माने पानी में तेल, ठीक। अब जब इन दोनों को मिक्स करना होता है ना, ये क्या बनाता है? ये बनाता है कि इमल्सन। क्या बनाता है? इमल्सन बनाता है। ये भी क्या बनाता है? ये भी बनाता है कि इमल्सन। तो सर यही तो है इमल्सन। पानी और तेल को जब हम मिक्स कर रहे होते हैं तो वो एक इमल्सन बनाता है, एक लिक्विड बनाता है जिसको हम इमल्सन कहते हैं। वो इमल्सन दो टाइप का होता है, एक होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन, एक होता है ऑयल इन वाटर इमल्सन। और वाटर इन ऑयल इमल्सन माना तेल में पानी अगर लगा है, तेलवा है, तेल में बहुत सा तेल का मात्रा ज़्यादा है, पानी थोड़ा कम है, तो उसको हम बोलेंगे वाटर इन ऑयल इमल्सन। और अगर पानी में तेल है यानी पानी का मात्रा ज़्यादा है, तेल कम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑयल इन वाटर इमल्सन। इमल्सन दो प्रकार का होता है जनरली। तो यही सब इमल्सन का इस्तेमाल करके हम बारूद बनाते हैं। इमल्सन का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं? बारूद बनाते हैं, ठीक है। तो इमल्सन बेसिकली क्या है? इंटीमेट मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड जो आपस में डिजॉल्व नहीं होता है। तो इसको डिजॉल्व करने के लिए हमको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। समझते हैं? पानी है, तेल है, दोनों को मिक्स करेंगे, हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो इन दोनों को मिक्स करने के लिए हमको एक तो इसमें चीज डालना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलेंगे इमल्सीफाइंग, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, एजेंट। इमल्सीफाइंग एजेंट। तो एकरा में एक तो केमिकल डाल देंगे, केमिकलवा डालने से दोनों मिक्स हो जाएगा जिसको बोलेंगे इमल्सीफाइंग एजेंट। तो बारूद में भी बिल्कुल ऐसे ही हम लोग डालते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट। चलिए अब एक एक बार हम किताब को भी नज़र डालते हैं। एन इमल्सन इज एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, जो बिल्कुल जो मैंने बताया, दैट डू dissolve in each other. More technical terms and emulsion is described as two phase system, जो बता चुके हैं, dispersed phase, dispersed medium. Emulsion have many years contributed to our daily industry, जो हम लोग बाल में जेल लगाते हैं वो भी एक इमल्सन है, टूथपेस्ट करते हैं वो भी एक इमल्सन है, फोटोग्राफिक फिल्मिंग इमल्सन है, इंसेक्टिसाइड इमल्सन है, पेपर है, कॉस्मेटिक है, क्रीम जो एस्नो पाउडर होता है जो लेडीज लोग थोपती है गाल में, तो वो भी इमल्सन है। द यूनिक फीचर ऑफ एन एक्सप्लोसिव इमल्सन एक्सप्लोसिव इज दैट बोथ द ऑक्सीडाइजर एंड द फ्यूल आर लिक्विड। ऑक्सीडाइजर और फ्यूल दोनों लिक्विड होता है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं आगे। इमल्सन स्लरी इज नाउ मेड of microscopic doped and surrounded by oil film, artificially created bubble microspheres and make condonable. There is maximum energy generated because of intimate contact of fuel and oxidizer, ठीक है। Slurry explosive required a gelling agent to prevent segregation. Emulsion explosive cannot be gelled or linked, they do not structure as emulsion. चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्लरी एक्सप्लोसिव, ठीक है। चलो देखो, कुल मिलाकर के कहा जाए तो जो हम बताएं आपको वही चीज़ इसमें किताब में लिखा है, बस हम आपको हिंदी में समझाएं, किताब हम थोड़ा अंग्रेजी में लिखा है। कुल मिलाकर के पानी और तेल आपस में मिक्स नहीं होता है, दोनों एक इंटीमेट फेज होता है। दोनों को मिलाने के लिए हमको एक तो केमिकल का जरूरत पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट। दोनों डालते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जितने भी चीज़ डालते हैं सब लिक्विड में होता है। इमल्सन एक्सप्लोसिव में सब का सब लिक्विड में होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे वो भी लिक्विड में होगा, इसमें फ्यूल डालेंगे वो भी लिक्विड में होगा, तो पूरा का पूरा बारूद मेरा लिक्विड में होता है, इसीलिए इसको हम नाम दे दिए हैं इमल्सन, ठीक है। इसके लिए इस बारूद का नाम क्या है? इमल्सन बारूद, ठीक। इमल्सन बारूद का कंस्टिट्यूएंट नहीं बताया इसमें, किताब में देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। तो हम लोग यही समझते हैं कि पानी है, कोई फ्यूल है, यहाँ पे फ्यूल होगा। इमल्सिफाइंग एजेंट में कोई बारूद का कंस्टिट्यूएंट को हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये तीनों को मिलाने के बाद एक बारूद बन जाता है, ठीक है। जनरली इस जगह पे हम लोग टीएनटी का उपयोग करते हैं क्रॉस लिंकिंग के लिए, है ना। टीएनटी यानी ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल में आपको पता है डीजल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वाटर में इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसके साथ साथ कुछ कुछ और भी केमिकल डालते हैं। तो डीजल का, वाटर का, टीएनटी का और कुछ कुछ फ्यूल का मिश्रण डालने के बाद ये इमल्सन एक्सप्लोसिव बन जाता है। तो इमल्सन एक्सप्लोसिव के बारे में थोड़ा सा और आइडिया लेते हैं। इमल्सन एक्सप्लोसिव, देखो भैया, इमल्सन एक्सप्लोसिव क्या है? इमल्सन एक्सप्लोसिव बेसिकली एक हाई वाटर रेसिस्टेंस एक्सप्लोसिव है। हाई वाटर रेसिस्टेंस
मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा पानी हो उस जगह पे हम इमल्सन का उपयोग कर सकते हैं। स्लरी तो कर ही सकते हैं, इमल्सन भी कर सकते हैं। चलो अच्छी बात है। दे आर मोर फ्लूइड देन, जस्ट अ सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। दे आर मोर फ्लूइड देन स्लरी एक्सप्लोसिव, स्लरी एक्सप्लोसिव से ज़्यादा फ्लूइड होता है। स्लरी स्लरी से ज़्यादा पतला होता है। तो पतला रहेगा तो क्या होगा, जहाँ जहाँ छेदा, जैसे मान लीजिए को चट्टान है, ठीक है, इसमें आप होल किए, इसमें 50 गो इधर 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 क्रैक है, तो क्रैक में क्या होगा, ये पूरा इधर इधर उधर उधर सब जगह पे घुस जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अगर क्रैक में इस्तेमाल करें तो इसको करने में दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग इसको फ्रीजर में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि क्रैक में इस्तेमाल नहीं करते। इमल्सन को हम नॉट यूज्ड इन क्रैक्स, क्रैक्स में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि ये जो है ना, ये सस्ता होता है। इमल्सन एक्सप्लोसिव क्या होता है, सस्ता होता है। इसके बाद इसका वीओडी जो होता है वो ज़्यादा होता है सर, सबसे ज़्यादा होता है। एनएफओ स्लरी सबसे ज़्यादा होता है। वीओडी वीओडी बताते हैं आपको। तो इसका भैया वीओडी ज़्यादा है, सस्ता है, तो इसको भी आदमी इस्तेमाल करता है। अब देखिए, आदमी को जो सस्ता चीज़ मिल जाएगा, आपको मान लीजिए कोयला में ब्लास्टिंग करना है, ठीक, कोयला में तो क्रैक ज़्यादा है नहीं, तो आप अगर कोयला में ब्लास्टिंग कर रहे हैं, क्रैक नहीं है आपका माइंस में, तो आप काहे जाइएगा महंगा चीज़ खरीदने भैया, आपका जो काम का चीज़ है वही ना खरीदिएगा, हैं। तो आप जाके इमल्सन एक्सप्लोसिव खरीद लीजिएगा। इसीलिए इमल्सन एक्सप्लोसिव का डिमांड भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है स्लरी के तुलना में, ठीक है। तो इमल्सन एक्सप्लोसिव को हम एक बार फिर से बताते हैं। इमल्सन एक्सप्लोसिव क्या है, पानी को, तेल को मिलाने के लिए एक इमल्सिफाइंग एजेंट का प्रयोग करते हैं, और तीनों को मिला के एक बारूद बनता है, उसी बारूद को कहते हैं इमल्सन एक्सप्लोसिव। इमल्सन एक्सप्लोसिव काफ़ी पतला होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्रैक्स में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये हाई वाटर रेसिस्टेंस होता है, यानी पानी वाला जगह पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका उपयोग हम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से तोड़ पाता है। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड चट्टान है तो उस जगह पे भी उपयोग कर सकते हैं, कोयला है तो कोयला में भी उपयोग कर सकते हैं। हर जगह पे वीओडी ज़्यादा होने के कारण हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इमल्सन एक्सप्लोसिव थोड़ा सा सस्ता होता है, इसीलिए इसका डिमांड भी ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए, यही सब कुछ कॉमन चीज़ है ना। अब हम लोग कुछ बेसिक और चीज़ों को समझते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा, एएनएफओ के बारे में पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ा, स्लरी के बारे में पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ा, इमल्सन के बारे में पढ़ा, ठीक। तो अब आते हैं तीनों का साइज, पार्टिकल साइज की बात कर रहा हूँ मैं, पार्टिकल साइज। इसके बाद आते हैं एक फॉर्म, कौन कौन से फॉर्म में होता है, और लास्ट में आते हैं वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, जो कि किलोमीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इसको मीटर पर सेकंड में 1000 से इंटू करके निकाल लेंगे। तो ये दिया हुआ है, क्या क्या समझते हैं। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल में बोला है कि 2 mm साइज होता है इसका पार्टिकल का। स्लरी एक्सप्लोसिव में बोला है 0.2 mm साइज होता है पार्टिकल का, और इमल्सन में बोला है 0.001 mm साइज होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा होता है इमल्सन एक्सप्लोसिव, मतलब इसका पार्टिकल साइज सबसे छोटा होता है। क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल साइज होता है किसका, इमल्सन एक्सप्लोसिव का। अब आते हैं फॉर्म में कि कौन कौन से फॉर्म में हम बारूद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एएनएफओ जो है वो सॉलिड फॉर्म में इस्तेमाल होता है, मतलब एक्वस फॉर्म में होता है। ये क्या है, ये सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में होता है, मतलब इसको हम कार्ट्रिज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और होल में डायरेक्ट डाल सकते हैं, और ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब आते हैं वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन के ऊपर में। तो अमोनियम नाइट्रेट का वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन होता है 3200 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर काट देते हैं अभी। इसके बाद आते हैं इसका, इसका आता है आपका 3300 मीटर पर सेकेंड, और आते हैं इसका, इसका आता है 5000 से लेकर के 6000 मीटर पर सेकेंड, ये एक एवरेज रेंज है। अब हम फिर से इसको रिकैप करते हैं भैया। एएनएफओ, अच्छा ये नहीं, एन नहीं लिखा है ना इसमें, अच्छा कोई बात नहीं। एएनएफओ अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल की बात करें, तो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का पार्टिकल साइज कितना है, 2 mm है। सब टाइप का सॉलिड में इस्तेमाल हो सकता है। वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन कितना है, 3200 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब आते हैं स्लरी एक्सप्लोसिव। स्लरी एक्सप्लोसिव क्या है, स्लरी एक्सप्लोसिव का है वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन 3300 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं दूसरा पे, इमल्सन एक्सप्लोसिव की बात करें तो इसका वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन कितना है, 5500 से 5000 से 6000 मीटर पर सेकेंड। यानी तीनों में सबसे ज़्यादा वीओडी किसका है, इसका। सस्ता कौन है, ये है ना, वीओडी सबसे ज़्यादा, वीओडी
सबसे ज़्यादा किसका है? इमल्सन का है। यहाँ पे बारूद में हम बात कर रहे हैं, बारूद में बात कर रहे हैं, बूस्टर का बात करेंगे तो अलग ही हो जाएगा। तो बारूद में सबसे ज़्यादा किसका है भैया? इमल्सन एक्सप्लोसिव का है, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो रट सकते हैं, या किताब में भी दिया हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन सबसे ज़्यादा आपका इमल्सन एक्सप्लोसिव का होता है एक्सप्लोसिव में, और स्लरी एक्सप्लोसिव का होता है 3300, और एमएनएफओ का होता है 3200। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है हेवी एनएफओ, हेवी एएनएफओ। तो हेवी एएनएफओ क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। हेवी एएनएफओ के बारे में हल्को आइडिया लेते हैं। ठीक है, तो बोला गया है कि 1980 का जब टाइम चल रहा था तो बारूद में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि इमल्सन एक्सप्लोसिव, इमल्सन स्लरी को अगर एएनएफओ के साथ मिक्स कर दिया जाए तो वाटर रेसिस्टेंस भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इसका, और डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये बारूद जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हेवी एएनएफओ क्या होता है? अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। इस अमोनियम, अरे यार, हेवी एनएफओ क्या होता है? अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल को जब हम मिक्स कर देते हैं किसके साथ? इमल्सन का स्लरी के साथ, इमल्सन एक्सप्लोसिव के साथ अगर मिक्स करते हैं तो इस कंडीशन में हेवी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल बन जाता है। क्या बन जाता है? हेवी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। तो क्वेश्चन पूछ सकता है हेवी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल इज द मिक्सचर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट प्लस इमल्सन, अमोनियम नाइट्रेट प्लस स्लरी, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल प्लस कुछ और प्लस कुछ और। ठीक है, तो आपको बताना इमल्सन हेवी एएनएफओ क्या है? इमल्सन प्लस अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का मिश्रण है। हेवी एनएफओ क्या है? अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल प्लस इमल्सन एक्सप्लोसिव का मिश्रण है। ठीक है, तो देखो यार, अलग अलग कंपोजिशन में हम मिला के देखें, पहले 20-20 करके देखें, फिर 50-50 करके देखें, अलग अलग कंपोजिशन में देखें, है ना, 20-80 करके देखें, 20-80 करके देखें। तो इस हिसाब से हमको पता चला कि इमल्सन एक्सप्लोसिव में अगर हमको वाटर रेसिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो हम एएनएफओ मतलब इमल्सन एक्सप्लोसिव को ज़्यादा डाल देंगे तो वाटर रेसिस्टेंस हो जाएगा। अगर आपका तो पावर ज़्यादा चाहिए तो एएनएफओ को डाल देंगे। तो ऐसे कर करके हम लोग अलग अलग करके देखेंगे, डेंसिटी के हिसाब से, इसके हिसाब से हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब कुल मिला करके बोला जाए तो 45% स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। 45% स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं अगर हम एएनएफओ का इस्तेमाल करें। तो मतलब क्या हुआ? एएनएफओ, हेवी एएनएफओ, हेवी एएनएफओ ज़्यादा पावरफुल होगा। कितना परसेंट? 45% ज़्यादा पावरफुल होगा। यही कहना चाह रहे हैं हम। तो आप समझ गए होंगे, आई होप, यहाँ तक। चले, तो आज का टॉपिक तो इतना ही रखे तो ठीक रहेगा। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, हेवी एनएफओ, एन लिखना भूल जाते हैं यार। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल और हेवी एनएफओ 45% ज़्यादा होता है, पावरफुल, मोर पावरफुल होता है ये। ठीक है, परमिटेड एक्सप्लोसिव के बारे में बता देंगे। परमिटेड एक्सप्लोसिव के बारे में बता देंगे। परमिटेड एक्सप्लोसिव में मैंने क्या बताया? परमिटेड एक्सप्लोसिव जनरली दो संस्थान होती है, एक होता है सीएमआरएस और प्लस दूसरा होता है डीजीएमएस। ये दोनों इसको परमिशन देता है, तब जाके ये परमिटेड बनता है। परमिटेड एक्सप्लोसिव देने के लिए हमको बहुत सारा पैरामीटर देखते हैं, जैसे टेम्परेचर लो होना चाहिए, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ फ्लेम, ड्यूरेशन ऑफ फ्लेम कितना है, ठीक, ड्यूरेशन ऑफ फ्लेम कितना है। पहला तो देखा जाता है कितना टेम्परेचर पे ये ब्लास्ट हो रहा है, दूसरा देखा जाता है कि कितना टेम्परेचर पे ड्यूरेशन कितना होना चाहिए फ्लेम का। तो बोला गया है कि 1/1000 सेकेंड होना चाहिए। मतलब जो हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो जो आग जल रहा है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड रुक जाइए। चलिए, तो जो ब्लास्टिंग कर रहे हैं, आग जल रहा है, तो जो आग जलेगा ना भैया ब्लास्टिंग के टाइम, 1/1000 सेकेंड तक ही जलेगा। मतलब 1 सेकंड का 1000 भाग तक, 1 सेकंड का 1000 भाग तक जलेगा, तभी जाके इसको हम परमिटेड एक्सप्लोसिव घोषित कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा टाइम लेता है तो फिर ये परमिटेड एक्सप्लोसिव का कैटेगरी में नहीं आता है। तो पहला क्या बोले हम? पहला बोले लो टेम्परेचर एक पैरामीटर हो गया। ये सब क्या है? ये सब पैरामीटर है। ये सब क्या है? पैरामीटर है कि कोई भी एक्सप्लोसिव को हम परमिटेड एक्सप्लोसिव कब घोषित करते हैं। तो बोले कि सीएमआरएस और डीजीएमएस नाम का दो संस्थान है, दोनों बैठ के डिसाइड करता है कि कोई एक्सप्लोसिव परमिटेड है या नहीं है। घोषित करने के लिए बहुत सारा पैरामीटर देखता है। पहला पैरामीटर है लो टेम्परेचर,
दूसरा पैरामीटर है ड्यूरेशन ऑफ फ्लेम, 1/1000 सेकंड तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। तीसरा होता है इसमें कूलिंग एजेंट डाला जाता है। क्या डाला जाता है? कूलिंग एजेंट डाला जाता है। कूलिंग एजेंट क्या है? जैसे फ्लेम जला, फ्लेम जलने के बाद तुरंत वो शांत हो जाता है, तुरंत क्या हो, वो शांत हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग एजेंट। इसमें बहुत सारा क्लोराइड डालते हैं या फ्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये सब है ना, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, फ्लोराइड, मतलब क्लोराइड या फ्लोराइड डालते हैं। ठीक है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं था, बट चलो कोई नहीं, आ गया दिमाग में तो बता देते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग ये सब तीनों पैरामीटर को देखते हुए हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटे हैं। टोटल कैटेगरी कितना है? 5। P1, P2, P3, P4, P5। P1, P3, P5 ये 3 कहाँ होता है? ये भारत में बनता है। P1, P3, P5 भारत में बनता है। P1, P3, P5 भारत में बनता है। P1, P3, P5 भारत में बनता है, ऐसे करके रट लीजिए। P1, P3, P5 भारत में बनता है, भारत में इस्तेमाल होता है। ठीक है, P2, P4, 5 के बारे में हम एक एक करके हम सबको समझते हैं। पहला बारूद है हमारा P1 बारूद। P1 बारूद को हम बोलते हैं अनसीथेड एक्सप्लोसिव। अब एक टर्म आपके दिमाग में और कीड़ा दौड़ रहा होगा, एक होता है अनसीथेड एक्सप्लोसिव, P2 को बोलते हैं हम लोग सीथेड एक्सप्लोसिव, और एक होता है इक्विवेलेंट सीथेड एक्सप्लोसिव। यही 3 टर्म अगर आप समझ गए हैं तो आपका P1 P2 तो याद ही रहता है, बाकी सीथेड एक्सप्लोसिव। चलिए समझते हैं कि सीथेड एक्सप्लोसिव क्या होता है, अनसीथेड एक्सप्लोसिव क्या होता है, और इक्विवेलेंट सीथेड एक्सप्लोसिव क्या होता है। तो पहले हमको इसके लिए समझना पड़ेगा सीथेड एक्सप्लोसिव क्या होता है। तो यहाँ पे पहले हम समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सीथेड एक्सप्लोसिव। सीथेड समझेंगे तो बाकी तीनों टर्म को हम समझ जाएंगे। तो देखो सीथेड एक्सप्लोसिव क्या होता है, हमको कुछ केमिकल होता है, जैसे NaHCO3। ठीक है, सीथेड एक्सप्लोसिव को हम लोग NaHCO3 इससे हम लपेट देते हैं, है ना। समझते हैं क्या चीज़ है ये। NaHCO3 ये केमिकल है। इस केमिकल में हम जो बारूद का कार्ट्रिज रहेगा ना, कार्ट्रिज, इस कार्ट्रिज को क्या करेंगे, इसको लपेट देंगे। मतलब कार्ट्रिज में हम लोग पूरी चारों तरफ से ये वाला लपेट देंगे, NaHCO3 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 लपेट देंगे। बारूद बना लिए, पहले हम कार्ट्रिज बना लिए जो बारूद था मेरा, और उसके बाद कार्ट्रिज बनाने के बाद उसके ऊपर में जैसे पकोड़ा तलते हैं ना सर, पकोड़ा तलने के लिए क्या करते हैं, आलू का टिकिया लेते हैं, उसके बाद उसको बेसन में डुबाते हैं, पूरा अच्छे से चारों तरफ से बेसन डुबा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इसको हम क्या करेंगे, बारूद का कार्ट्रिज बन गया, इसको हम NaHCO3 का घोल में डुबा देंगे। डुबाने के बाद उसको उठा लेंगे, अब उसको सुखा देंगे। इससे क्या होगा सर, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जब हम आग जलाएंगे ना, जब हम आग जलाएंगे तो आग जो है वो इसके बाहर नहीं जाएगा, जो परत है उसके बाहर आग नहीं जाएगा। NaHCO3 एक केमिकल है। इस केमिकल में हम बारूद बनाने के बाद उसको डुबा देंगे, जैसे पकोड़ा डुबाते हैं सर बेसन में, वैसे ही डुबा देंगे और डुबा के उठा देंगे। अब इसको जब जलाएंगे तो चूंकि बाहर में एक परत है, बाहर में क्या है, NaHCO3 का परत है, तो आग को इससे बाहर नहीं जाने देगा। अंदर में फूटेगा, अंदर में ब्लास्ट करेगा, अंदर में आग शांत हो जाएगा, बाहर जाएगा ही नहीं। इसीलिए इसको बोलते हैं सीथेड एक्सप्लोसिव। क्या बोलते हैं? सीथेड एक्सप्लोसिव। तो सीथेड एक्सप्लोसिव में हम लोग क्या डालते हैं, NaHCO3 का मिश्रण डालते हैं। ठीक है, तो मतलब ये ज़्यादा सेफ हो जाता है, ज़्यादा सेफ हो जाता है। इक्विवेलेंट सीथेड एक्सप्लोसिव क्या होता है, इसके बराबर का लगभग सेफ है, कुछ और केमिकल मिला के हम लोग डालेंगे, कुछ और केमिकल मिला के डालेंगे। इक्विवेलेंट सीथेड एक्सप्लोसिव में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सीथेड एक्सप्लोसिव में जो केमिकल है बस वो बदल जाता है सर। इसमें है अमोनियम क्लोराइड और सोडा, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट हम आपको बता दे रहे हैं। अमोनियम क्लोराइड और सोडा नाइट्रेट मतलब एक तो दूसरा केमिकल है। सीथेड में हम क्या डाल रहे थे, NaHCO3 डाल रहे थे। इक्विवेलेंट में क्या डाल रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड है और प्लस सोडा नाइट्रेट है। ये कुछ दूसरा केमिकल है,
ये इसमें डुबा के जब हम उठा के निकाल दिए तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सीथेड एक्सप्लोसिव। मकसद क्या है, सीथेड एक्सप्लोसिव एक ऐसा एक्सप्लोसिव होता है जिसके बाहर में एक अ, जो अग्निरोधी अग्निरोधी केमिकल का परत चढ़ा होता है। जब एक्सप्लोसिव फूटता है तो वो परत पार नहीं कर पाता है आग। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है सीथेड एक्सप्लोसिव। NaHCO3 लगाते हैं, इक्विवेलेंट सीथेड में कोई दूसरा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, और अनसीथेड में ऐसा कोई घोल नहीं रहता है, डायरेक्ट बारूद बनाए और इस्तेमाल किए। तो बताइए ज़्यादा सेफ कौन सा होगा, ज़्यादा सेफ कौन सा होगा? तो अभी सी बात है, सीथेड वाला होगा, फिर इक्विवेलेंट सीथेड वाला होगा, फिर अनसीथेड वाला होगा। अनसीथेड वाला उतना ज़्यादा सेफ नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लोसिव के बारे में बता दिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लोसिव यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस आर समटाइम्स रेफर्ड एज द कॉलम चार्ज, बॉटम चार्ज, बेस चार्ज, प्राइमर और फॉर बूस्टर। ठीक है, चलिए समझते हैं। अच्छा, उस पे आते हैं, उस पे आते हैं, उस पे आते हैं। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो अभी आपने क्या सीखा? अभी आपने सीखा कि बरदुआ जो होता है परमिटेड वाला, वो 5 प्रकार का होता है। P1, P2, P3, P4, P5। जिसमें से भारत में कौन कौन सा बनता है सर? P1, P3, P5 भारत में बनता है। ठीक है, चल P1 टाइप का एक्सप्लोसिव को हम क्या बोलते हैं? अनसीथेड एक्सप्लोसिव। अनसीथेड एक्सप्लोसिव कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसमें? तो हम आपको बोलेंगे डाइन, याद रखिए डाइन। डाइन चुड़ैल, 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 डाइन। डाइन याद रखिएगा तो आपको एक तो एक्सप्लोसिव याद हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं हम थोड़ा देर में। तो पहला वाला को बोलते हैं अनसीथेड एक्सप्लोसिव, दूसरा वाले को बोलते हैं सीथेड एक्सप्लोसिव। क्या बोलते हैं? सीथेड एक्सप्लोसिव। तीसरा वाला को बोलते हैं इक्विवेलेंट सीथेड एक्सप्लोसिव। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सीथेड एक्सप्लोसिव। सीथेड एक्सप्लोसिव, सीथेड एक्सप्लोसिव। चौथा वाला को क्या बोलते हैं हम लोग? चौथा वाला को तो हम लोग स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव। अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव। नाम जरूर याद रखिएगा मेरे भाई, नाम जरूर याद रखिएगा, पूछ सकता है। और इसको हम लोग बोलते हैं जो सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए यूज करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ द सॉलिड एक्सप्लोसिव। सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए कौन सा यूज करेंगे? P5। चलिए अब एक एक नाम याद रखते हैं बारूद का। तो हमने आपको थोड़ा देर पहले क्या बताया था? डाइन चुड़ैल, डाइन चुड़ैल, डाइन चुड़ैल, डाइन 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 डाइन। तो डाइन 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 याद हो गया। अब हम लोग नाम याद करना शुरू करते हैं। चलिए एक एक डाइन का नाम याद करते हैं। P1 में आप याद रखिए गॉड डाइन, गॉड डाइन। ठीक। P2 में आपका कोई नाम दिया भी नहीं है बुक में भी, और जनरली सीथेड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल होता नहीं है भारत में, इसीलिए इसका नाम दिया नहीं है। तीसरा आता है परमाडाइन, परमाडाइन, परमाडाइन। ठीक है, इसके बाद P4 का भी इस्तेमाल होता नहीं है, तो P4 भी दिया नहीं है। ठीक है, इसके बाद पांचवा नंबर पे क्या आ गया? पेंटाडाइन, पेंटाडाइन। तो हमने आपको थोड़ा देर पहले ऊपर में जो लिखा है लाइन, वो क्यों लिखा है? P1 एक्सप्लोसिव, P3 एक्सप्लोसिव और P5 एक्सप्लोसिव का एग्जाम्पल पूछ सकता है। P2 एक्सप्लोसिव, P4 का एग्जाम्पल नहीं पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकता सर? क्योंकि भारत में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, भारत में कोई नाम दिया ही नहीं है। कोई यूँ किताब खोल के देखिए, P2 और P5 4 एक्सप्लोसिव का नाम ही नहीं दिया, एग्जाम्पल ही नहीं दिया। डीजे देशमुख खोल के देखिए, नहीं मिलेगा आपको। एलसी काकू वाला किताब खोल के देखिए, नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि भारत में इस्तेमाल ही नहीं होता है। लेकिन इस्तेमाल ही नहीं होता है तो इसका ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ याद नहीं रखना है, तो कुछ चीज़ तो आपको याद रखना पड़ेगा जो पूछ देता है। जैसे P2 एक्सप्लोसिव, सीथेड एक्सप्लोसिव कहते हैं इसको। P4 एक्सप्लोसिव, P4 एक्सप्लोसिव कहते हैं इसको। इसमें हम लोग बोले हैं कि कुछ कुछ चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमको डिले फायरिंग करना हो, है ना, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में तो खैर यूज़ नहीं होता है, बाहर में यूज़ होता है। अगर हमको रीपिंग फायरिंग करना हो, ठीक है, रीपिंग करना हो, तो इस जगह पे इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, नोबेल एक्सप्लोसिव करके इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं आप। तो P1 गॉडडाइन, P3 परमाडाइन, P5 पेंटाडाइन। गॉडडाइन, परमाडाइन, पेंटाडाइन। चलिए, तो अब आपको हमको लगता है कि P1 से लेकर P5 तक क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं।
देखो डीजीएमएस एक संस्थान है, एक दूसरा संस्थान है सीएमआरएस, कोल माइंस रिजर्व रिसर्च स्टेशन। ये दोनों मिलकर बारूद को परमिशन देता है। 5 ठो बारूद को परमिशन मिला है, परमिटेड मिला है। P1 को, P2 को, P3 को, P4 को, P5 को, पांचों का नाम एकदम याद होना चाहिए जुबान पे। P1 बोलते हैं अनसीथेड, P2 बोलते हैं सीथेड, P3 बोलते हैं इक्विवेलेंट सीथेड, P4 बोलते हैं अल्ट्रासिप एक्सप्लोसिव, P5 बोलते हैं ऑफ द सॉलिड एक्सप्लोसिव। ऑफ द सॉलिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको सॉलिड ब्लास्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासिप एक्सप्लोसिव क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको डिले फायरिंग और रीपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इक्विवेलेंट सीथेड क्यों कहते हैं, क्योंकि सीथेड एक्सप्लोसिव में क्या था, NaHCO3 का हम लोग घोल में डुबाते हैं, बल्कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट प्लस सोडा का घोल में हम डुबाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बार बार देखिएगा और याद कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से किताब में भी। आज आपका इतना ही रखते हैं, अगला क्लास से हम डेटोनेटर, अगला क्लास से एक नया सेक्शन पे चलते हैं डेटोनेटर पे, है ना। बारूद थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, कुछ चीज़ में हम अभी समय लगा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा इसको करने से दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। कुछ लड़का लोग कह रहा है कि सर वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर ये भेजें, चैप्टर नंबर वो भेजें। तो देखो काम करते हैं, आजकल में जब भी हमको फुर्सत मिलता है, वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक, जहाँ तक जो जो हम पढ़ाए हैं वो सब हम भेज देते हैं। आपको हम एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि चैप्टर नंबर 6 शायद ओपन कास्ट है, तो ओपन कास्ट वाला जो चैप्टर है वो अभी तक हम नहीं पढ़ाए हैं आपको, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ाएंगे ओपन कास्ट, है ना। तो ओपन कास्ट वाला आपको वीडियो लेक्चर नहीं मिला होगा, लेकिन बाकी का जो वीडियो लेक्चर है वो सब आपको मिल गया होगा। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 का तो खैर अभी पढ़ा ही रहे हैं, तो बाकी का वीडियो लेक्चर पीछे का पूरा मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, हम वॉल्यूम 1 का पूरा एक बार में भेज देंगे। वॉल्यूम 2 का हम पहले भेज चुके हैं एक बार, तो देखते हैं, हो सकता है इसको भी हम फिर से फॉरवर्ड करना पड़ेगा तो कर देंगे वॉल्यूम 2 का भी इन फ्यूचर। बट फिलहाल पहले हम वॉल्यूम 1 का करते हैं, फिर 1-2 दिन में वॉल्यूम 2 का भेजेंगे। और CMR हम आपको पहले से ही भेज चुके हैं। माइंस एक्ट आपका हो चुका है, एक बार रिकैप करा दे रहे हैं आपको। माइंस रूल आपका हो चुका है, एक बार क्वेश्चन खाली हम रिकैप करवाएंगे। क्रैच सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन हो चुका है, क्रैच रूल हो चुका है, रेस्क्यू रूल हो चुका है, ठीक है, पिट हेड बाथ रूल हो चुका है। मतलब लेजिस्लेशन का A to Z टॉपिक हम चटवा दिए हैं, आपको रटवा दिए हैं। वॉल्यूम 2 आपका हो चुका है, वॉल्यूम 1 का कुछ चैप्टर बाकी है, और वॉल्यूम 3 में आपको कुछ सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ने हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि नहीं होगा। वॉल्यूम 1 में जो समय लगेगा लगेगा, वॉल्यूम 3 में समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें मात्र आपको 3 से 4 चैप्टर ही पढ़ने होंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी फिजिक्स का, मैकेनिकल का चीज़ है जो जनरल इंजीनियरिंग में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वाचिंग। और उससे पहले एक बात और, जो फ़ी नहीं दिए हैं अभी तक, लास्ट फ़ी है आपका, ठीक है, ये लास्ट फ़ी है। इस नंबर पे फ़ोन पे कर दीजिएगा या गूगल पे कर दीजिएगा। मैं पढ़ देता हूँ नंबर 9102111091। इसमें आपको फ़ोन पे या गूगल पे कर देना है। जिसका लास्ट बाकी है ज़रूर कर दीजिएगा याद से, है ना। लास्ट ही है आपका, इसके बाद आपको फ़ी नहीं देना है, ठीक है। खबर हो जाएगा आपका, ख़त्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।